दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आशीष शॉर्ट्स में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 8। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसका हेडिंग में थोड़ा सा चर्चा कीजिए। ठीक है, किसान का अर्थ क्या होता है? जो खेती करता है उसे किसान कहते हैं। जमींदार अर्थात जो जमीन का मालिक होता है उसे जमींदार कहते हैं। और राज्य अर्थात जैसे कि झारखंड एक राज्य है, इस तरह से बहुत सारे राज्य हमारे देश में। वैसे आप किस राज्य से कमेंट कीजिएगा तो आप राज्य का मतलब भी समझ गए। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, किसान के बारे में पढ़ेंगे, जमींदार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और राज्य में किस तरह की सामाजिक व्यवस्था थी, किस तरह से कैसा था। ठीक है, इसके बारे में समझिएगा। ठीक है, ये जो राज्य है इसमें जो शासन हुआ करता है वो है मुगल शासक। ठीक है, यहाँ पे जो है किसका शासन था ना, मुगल साम्राज्य का। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जो है, मुगल जो है वो यहाँ पे शासन करते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि राज्य जो है उसमें शासन है मुगल साम्राज्य का। ठीक है, इसके अंदर जो है जमींदार भी होते हैं, इसके अंदर जो है किसान भी हैं। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे और भी लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर 8 है और जो चैप्टर 9 है ये दोनों जो है एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है मुगल साम्राज्य का वर्णन करता है। ठीक है, दोनों जो है मुगल साम्राज्य के बारे में बताता है। तो पहले आप चैप्टर 8 को समझिए, उसके बाद जो है चैप्टर 9 को आप अच्छे ढंग से समझ पाइएगा। ठीक है, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है ये स्टार्ट होता है, ये जो चैप्टर है ये स्टार्ट होता है 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गांव में थे। अर्थात ये सोचिए कि ये एक गांव है। ठीक है, इसमें जो है सोचिए कि एक समाज में 100 आदमी रहते हैं, उसमें से जो है 85 इंसान जो है वो यहाँ पे रहता है, जो कि 85% होता है। ठीक है, तो 85% जो है वो गांव में रहते थे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था, अर्थात कृषि जो था वो लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, किसान और जमींदार कृषि उत्पादन में लगे थे। ठीक है, ये जो जमींदार जो कि जमीन का मालिक होता है और किसान जो कि खेती करता है, ये दोनों जो है कृषि कार्य में लगे हुए थे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब समझिए कि कृषि, किसान और जमींदार इसके आम व्यवसाय के उनके बीच सहयोग, प्रतिस्पर्धा और रिश्ता संघर्ष का रिश्ता था। अर्थात ये जो है कृषि, जो खेती मतलब कृषि में क्या होता है कि ये जो किसान है और जमींदार है इन दोनों के बीच जो है कभी कभी सहयोग होता है, कभी कभी मिलजुल के कार्य करते हैं, या फिर कभी कभी प्रतिस्पर्धा होता है, कभी कभी कंपटीशन होता है, या फिर कभी कभी जो है संघर्ष हो जाता है, कभी कभी झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसके ये जो है जमींदार और किसान के बीच इस तरह का आप संबंध देख पाइएगा। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो इस काल में क्या होता है कि बहुत सारे जो है, बहुत सारे समाज के बहुत सारे वंश जो है इसमें शासन मतलब हमला करते हैं। ठीक है, दाखिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, उसमें से एक होता है मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य जो है वो भी इसी काल में आता है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा प्रश्न पूछूं कि ये जो मुगल साम्राज्य है इसका शासन मतलब जो इसका स्थापना है, स्थापक है, उसे तो बाबर को माना जाता है। ठीक है, बाबर जो है इसका स्थापना करता है। लेकिन आपको क्या पता है कि बाबर जो है वो कब मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है? यदि आपको पता होगा दोस्तों तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको क्या पूछा कि मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है? बाबर। ठीक है, तो बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य का स्थापना कब करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं कि कृषि समाज और मुगल साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। जो कृषि समाज था उस समय जो है मुगल साम्राज्य शासन कर रहे थे, इसका क्या स्रोत हमें मिलता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझिए। कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे पास मुगल स्रोत व ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो स्रोत है ऐतिहासिक ग्रंथ है, हमारे पास दस्तावेज है, ये सारे जो है हमारे पास है, हमको मिला है, इतिहासकारों को मिला है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है वहाँ की स्थिति किस तरह की स्थिति थी, वहाँ की कृषि समाज में क्या था, कृषि किस तरह से कार्य करते थे। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य किस तरह से यहाँ पे शासन करते, तो इसके बारे में यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, और ये जो ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो दस्तावेज है, जो स्रोत मिला है, वो किसके द्वारा लिखा गया है ना, मुगल दरबार अर्थात मुगल के शासक के दरबार जो थे उसके द्वारा जो है इसके ये जो है ऐतिहासिक ग्रंथ दस्तावेज ये जो है लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हम लोग को इनकी जानकारी प्राप्त होती है, किनकी है ना, कृषि की, मुगल साम्राज्य की। ठीक है, तो इस तरह की हमको जानकारी इससे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा समझिए, कृषि समाज की मूल इकाई जो थी वो तो गांव थी। ठीक है, गांव में जो है कृषि किया जाता था, किसान भी जो है यहाँ पे रहा करते थे। ठीक है, जिसमें कई गुना काम करने वाले किसान भी रहते थे। ठीक है, कई गुना का मतलब क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो दिन में 4 घंटा काम करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति 4 घंटा काम कर रहा है और वहीं जो है कोई व्यक्ति दिन में 8 घंटा काम कर रहा है, तो इससे आप क्या समझ पाएँ कि इससे 2 गुना कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो है किसान जो है यहाँ पे एक्टिव रहते थे, बहुत ज़्यादा कार्य करते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा
मेहनत करते थे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, मिट्टी को भरना, बीज बोना, फसल की कटाई करना, ये जो सब कार्य हैं ये कृषि से रिलेटेड है, और ये सब कार्य जो है कृषक अर्थात किसान क्या करते थे। ठीक है, 16वीं एवं 17वीं शताब्दी के शुरुआती इतिहास के प्रमुख स्रोत कॉर्नियल और दस्तावेज है। ठीक है, इससे जो है हमको जानकारी, यहाँ की समाज की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब थोड़ा समझिए मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल साम्राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि था। ठीक है, यही कारण है कि राजस्व अभिकर्ताओं, कलेक्टर, रिकॉर्ड रखने वाला हमेशा ग्रामीण समाज के नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो है मुगल साम्राज्य में जितने भी शासक थे, आपको पता होगा, आप जानते होंगे, तो मुगल साम्राज्य में टोटल 18 शासक थे। ठीक है, ये 18 शासक में जो प्रथम सम्राट था वो था बाबर। ठीक है, तो बाबर ने कब स्थापना की मुगल साम्राज्य की, ये तो मैंने आपको प्रश्न पूछा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो है मुगल साम्राज्य के शासक, वो जो है उनको जो है सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से मिलता था न, कृषि, जो कृषक होते थे, जो किसान होते थे, वो खेती करते थे। ठीक है, कृषि करते थे। ठीक है, तो वो कृषि से जो है इनको टैक्स मिलता था, किन्हें, राजा लोग को। ठीक है, तो ये जो टैक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता था। ठीक है, तो ये जो है टैक्स बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा होता था इनके लिए, राजाओं के लिए। ठीक है, कौन से राजा, ना, मुगल शासक के राजा के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए कि जितने भी ग्रंथ मिले हैं, जितने भी ऐतिहासिक दस्तावेज मिले हैं, ये सारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है आयन अकबरी। ठीक है, आयन अकबरी के बारे में जो है इसके बाद वाले चैप्टर अर्थात चैप्टर 9 में भी बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिक बताया गया, आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा समझिए कि आयन अकबरी क्या है। आयन अकबरी साहब, पहले आप इसका टाइटल में थोड़ा सा जिक्र करूँ मैं, तो इससे आप समझ पाएंगे कि आयन अकबरी अर्थात ये जो है अकबरी से आप क्या समझ पाते हैं कि जो मुगल साम्राज्य का एक शासक का नाम था अकबर। ठीक है, ये जो है अकबर बहुत ही प्रतापी राजा, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर राजा माना जाता है। ठीक है, ये जो अकबर है, इसके दरबारी जो थे, मैंने आपको क्या बताया, जितने भी दस्तावेज मिले हैं वो मुगल शासक के दरबार द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो है अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, वो जो है इस ग्रंथ को लिखे हैं। ठीक है, जिसका नाम था आयन अकबरी। आयन अकबरी क्यों नाम रखा गया, क्योंकि उस समय के जो शासक थे वो थे अकबर। ठीक है, इसके कारण जो है यहाँ पे जो है अकबरी नाम दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक था ये जो आयन अकबरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, आयन अकबरी जो मुगल दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अखबार के दरबार में लिखा था, अर्थात जब अकबर शासन कर रहे थे मुगल साम्राज्य के। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि ये जो अकबर हैं वो मुगल साम्राज्य के कितने नंबर के शासक माने जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 18 शासक, टोटल 18 शासक थे, उसमें से किस नंबर पे जो है अकबर आते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करना है। ये जो है अकबर जो कि मुगल साम्राज्य का शासक था, वो उसके जो दरबारी इतिहासकार थे जिसका नाम था अबुल फजल, ये जो है इस ग्रंथ को लिखते हैं, किसको ना, इतिहास जो है आयन अकबरी, ये इस ग्रंथ को जो है अबुल फजल ने लिखते हैं, किसके नेतृत्व में ना, अकबर के नेतृत्व में, जो कि मुगल साम्राज्य का एक शासक था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने विस्तार से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आयन का मुख्य उद्देश्य दरबार के साम्राज्य का एक ऐसा साक्ष्य पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बढ़ाकर रखता था। किसानों के बारे में जो कुछ हमें आयन से पता चलता है वो सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया था। अर्थात इससे आप क्या समझ पाते हैं कि ये जो आयन अकबरी है, इसमें जितना भी हमें साक्ष्य, जितने भी सबूत मिलते हैं, जितने भी लिखे हुए मिलते हैं, ठीक है, वो जो है जो अकबर हुआ करता था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आप समझ पाएंगे। सोचिए कि ये एक साम्राज्य है, ठीक है, आप इसके राजा हैं, सिर्फ मानने बोल रहा हूँ। ठीक है, आप इसके राजा हैं। ठीक है, इस साम्राज्य के आप राजा हैं। आपके जो, सोचिए आपका नाम ए रखा गया। ठीक है, अब जो आपका दरबारी इतिहासकार है उसका नाम सोचिए बी है। ठीक है, तो आप जो है इसको किस किस बारे में लिखने बोलिएगा। ठीक है, आप अपने बुराई के बारे में तो इसको नहीं लिखने बोलिएगा, आप अपने अच्छाई के बारे में लिखने बोलिएगा। ठीक है, और कृषि समाज के बारे में, जितने भी मतलब जैसा भी होता था उसके बारे में लिखने बोलिएगा, लेकिन अपने बुराई के बारे में आप लिखने नहीं बोलिएगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता था कि जो अकबर हुआ करते थे उसके जो दरबारी इतिहासकार जो थे वो थे अबुल फजल, वो इस ग्रंथ को लिखते हैं। तो ऐसा पता हमें लगता है कि ये जो अबुल फजल है वो तो इसकी बुराई कभी नहीं लिखेगा। ठीक है, तो इससे जो है कहीं कहीं जो है इसका एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और इससे जो है एक कुछ गलत गलत जानकारी, अर्थात तो कुछ ऐसी जानकारी मिलती है जो कि इसके खिलाफ नहीं होती, इसके पक्ष में ही हमेशा जानकारी मिलती है हमें। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं।
और वहाँ के जो किसान हुआ करते थे वो तो किसान अपने बारे में नहीं लिखा करते थे, ठीक है, क्योंकि किसान जो है वो पढ़े हुए नहीं रहते थे, ठीक है, तो उसके कारण जो है वो अपने बारे में नहीं लिख पाते थे। लेकिन ये जो किसान के बारे में जो है अबुल फजल लिखते हैं आईन अकबरी में, ठीक है, कुछ चर्चा किया गया है इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो किसान हुआ करते थे इसके बारे में भी, सबके बारे में जो है अबुल फजल लिखते हैं, जो कि अकबर का एक दरबारी इतिहासकार था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। आइन 5 पुस्तकों, जो कि दफ्तारों होता है, जो 5 पुस्तकों से बना है, ठीक है, जिसमें से पहली 3 पुस्तकों के अकबर के शासन का प्रशासन का वर्णन करता है, और चौथी और 5वीं पुस्तकें लोगों की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपराओं से संबंधित है, और इनमें से अकबर के शुभ कथन का संग्रह है। अर्थात मैंने आपको क्या बताया, ये जो आईन अकबरी है वो 5 पुस्तकों से बना है, ठीक है। उस 5 पुस्तकों में जो 3 पुस्तक है उसमें जो है शासक का, जो अकबर था उसका जो शासन करता है उसका वर्णन मिलता है हमको, हमें 3 पुस्तक में, ठीक है। वहीं जो 2 पुस्तक होता है उसमें हमको मिलता है वो जो लोगों की धार्मिक परंपराएं क्या थी, वहाँ की साहित्य क्या थी, वहाँ की सांस्कृतिक परंपरा क्या थी, तो इसके बारे में जो ये 2 पुस्तक में हमें मिलती है। लेकिन जो 3 पुस्तकें होती है इसके बारे में जो है, इसमें क्या मिलता है हमको ना, अकबर के शासन का जिक्र किया गया है, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया कि 5 पुस्तक से आईन अकबरी बना है, ठीक है। इसमें जो है जो 3 पुस्तक है उसमें मिलता है हमें अकबर के शासन के बारे में जिक्र, वहीं जो ये इसके 2 पुस्तक है उसमें जो है लोगों की धार्मिक परंपराएं, सांस्कृतिक परंपराएं, इसके बारे में जो है इस 2 पुस्तक में मिलती है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आईन अकबरी क्या है। आईन अकबरी क्या है? आईन अकबरी एक दस्तावेज है, एक ग्रंथ है जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया। अबुल फजल कौन है ना, एक इतिहासकारी दरबार है, ठीक है। किसके इतिहासकारी दरबार है ना, अकबर के दरबार है, अकबर के हैं। और अकबर कौन है ना, अकबर एक मुगल शासक है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो है आईन अकबरी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही एक थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इसे मिस मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें नोट करने वाली बात है कि अपने सीमाओं के बावजूद आईन अकबरी उस अवधि का एक अतिरिक्त साधारण दस्तावेज बन गया था, ठीक है। उस काल में जो है ये आईन अकबरी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा अन्य स्रोत जो है उसके बारे में समझिए। मैंने आपको एक स्रोत के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया जिसका नाम था आईन अकबरी, ठीक है। ये जो आईन अकबरी है इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया, आईन अकबरी, ठीक है। ये जो है एक दस्तावेज था, उसके अलावा और कितने दस्तावेज थे कि कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, इसे थोड़ा समझिए, ठीक है। क्योंकि ये जो आईन अकबरी है, आईन अकबरी में जो है मुगल शासक जो है, मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हुआ करते थे, तो जो अकबर हुआ करते थे इस समय के, इस काल के शासक अकबर, उसके बारे में जो है जितनी भी कुछ भी बुराई नहीं मिलती है, क्योंकि उसके इतिहासकार द्वारा, दरबारी इतिहासकार द्वारा लिखा गया था, अबुल फजल द्वारा लिखा गया था, जिसके कारण जो है इसमें जो है अकबर की कोई भी बुराई नहीं मिलती है। लेकिन कुछ अन्य स्रोत थे उसमें जो है इसका जिक्र किया गया, इसमें जो है इसकी बुराई, इसका असलियत, इसका साहित्य क्या है, इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसे थोड़ा समझिए। 17वीं और 18वीं शताब्दी के गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान से मिलने वाले दस्तावेज शामिल थे, ठीक है। यहाँ पे जो है गुजरात के, महाराष्ट्र के और राजस्थान के यहाँ के जो दस्तावेज, यहाँ पर भी दस्तावेज मिले हैं जो सरकार की आमदनी का ब्यौरा या विस्तृत जानकारी देते हैं, ठीक है। ये जो है दस्तावेज जो कि गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में मिला है, वहाँ पे उसमें क्या बताया गया है न, वहाँ की जो सरकारें हुआ करती थी, ठीक है, उसका जो है आमदनी का अर्थात इनकम का ब्यौरा उसमें मिलता है, ठीक है, उसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं जो पूर्व भारत में कृषि संबंधित उपयोग के साक्ष्य पेश करते हैं, ठीक है। कृषि संबंधित, कृषि के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा जो है पॉइंट्स इसमें बताया गया है, बहुत ही ज़्यादा बातें यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है यहाँ पे पता चलता है, कहाँ पे ना, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में जितने भी ग्रंथ मिले हैं उसमें, जितने भी दस्तावेज मिले हैं उसमें ये जो है इसकी जानकारी प्राप्त मिलती है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आईन अकबरी क्या थी, आईन अकबरी में किस किस बारे में जानकारी देती है, ठीक है, ये कौन लिखा है, किसके द्वारा, किसके नियंत्रण में लिखा है, ठीक है। ये तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया। उसके अलावा जो था गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इसमें जितने भी दस्तावेज मिले हैं इसमें कुछ कुछ जानकारियाँ मिली है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है किसान और उनकी ज़मीन एवं कृषि, ठीक है। किसान तो आपको समझ में आता है जो खेती करता है, और किसान की ज़मीन, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा है जहाँ पे खेती करता है ये, और कृषि, कृषि तो आपको समझ में आता है, जो कार्य किसान करता है उसे कृषि कहते हैं, ठीक है।
मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोतों किसान के लिए आमतौर पर रैयत, बहुवचन रेवरा, रिवाओ या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही हमें किसान या आसामी शब्द जैसे मिलते हैं। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आया, ये जो किसान है इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि आपका कोई आपका कोई नाम है, सोचिए आपका नाम ए है, ठीक है। ये तो आप स्कूल में आप अपना नाम ए लिखवा लिए, लेकिन आपका घर में कुछ अलग भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे कि आपका ए नाम है स्कूल में, वहीं पे आपका घर में जो नाम है वो वी नाम है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसी तरह से जो है किसान को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे कि एक है रैयत, ठीक है, और दूसरा है जैसे कि मैं आपको बताऊँ मुजरियान, ठीक है, और तीसरा जो है वो आसामी। ये जो तीनों हैं, तीनों नाम मैंने आपको बताए, ये तीनों जो है एक ही के नाम है, जो है किसान। किसान जिसे कहा जाता है उसी को रैयतवी, मुजरियन और आसामी, ये तीनों नाम जो है किसान के ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक नंबर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो किसान है उसे और किस नाम से जाना जाता है, या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि रैयत किसे कहते हैं, या फिर मुजरियन किसे कहते हैं, या फिर आसामी किसे कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, आप याद कर लीजिए। 17वीं सदी के स्रोतों इसमें जो है दो किस्म के किसान का चर्चा किया गया है, ठीक है। 17वीं शताब्दी में जितने भी ग्रंथ, जितना भी दस्तावेज मिले हैं उसमें जो है दो किसानों का चर्चा किया गया है। वहीं दो किसान का चर्चा किया गया है, जिसमें से पहला है वो है खुदकास्ट और दूसरा है वो है पाहीकास्ट। इसके बारे में थोड़ा समझिए कि खुदकास्ट क्या होता है और पाहीकास्ट क्या होता है। खुदकास्ट पहले किस्म के किसान थे जो उन्हीं गांव में रहते थे, उनकी जमीन थी, ठीक है। अर्थात जैसे कि एक किसान है, सोचिए ये किसान है जिसका नाम ए है, ठीक है, इसका ये ज़मीन है और अपना ही ज़मीन पे जो है ये खेती कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा खुदकास्ट। क्या समझ पाए कि जो किसान है उसका जो ज़मीन हुआ करता था उसमें जो है वो मतलब खेती करता है, ठीक है, काम करता है, तो वो है खुदकास्ट किसान, ठीक है। पहला आपको समझ में आ गया। अब दूसरा समझिए, पाहीकास्ट किसान। पाहीकास्ट किसान दूसरे किस्म के किसान थे जो खेतीहर थे, जो दूसरे गांव में ठेके पर खेती करते थे। लोग अपनी मर्जी से पाहीकास्ट बनते थे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि जो किसान खुद की ज़मीन पे कार्य कर रहा है उसे खुदकास्ट किसान कहते हैं, ठीक है। वहीं पे जो पाहीकास्ट होता है वो होता है जैसे कि एक जमींदार है, ठीक है। सोचिए कि एक जमींदार है जिसका नाम ए है, ठीक है, इसका एक बहुत ही बड़ा ज़मीन है, ठीक है। और जो किसान हुआ करते थे, जो किसान थे, सोचिए इसके पास ये किसान है, इसके पास ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो ये जाएगा यहाँ पे खेती करने के लिए, ये जमींदार से जाएगा, मांगेगा, बोलेगा हमको खेती करना है, ठीक है। तो ये जो है ठेके पे या फिर किसी भी तरह से यहाँ पे खेती करता था, ठीक है। तो ये जो है सोचिए इस ज़मीन पर ये खेती कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है इस ज़मीन पर खेती करेगा, ठेके पर खेती करेगा, तो इसी को जो है पाहीकास्ट किसान कहा जाता था, ठीक है। और ये जो पाहीकास्ट किसान है वो अपनी मर्जी से किसी भी टाइम वो बन सकता है, ठीक है। लोग अपनी मर्जी से पाहीकास्ट किसान बन सकते थे, ठीक है, अगर करो कि शर्त किसी गांव में बेहतर मिले और मजबूरन भी। अर्थात इससे आप क्या समझ पाए कि जो कोई किसान हुआ करता था, वो कोई किसान है, सोचिए ये एक किसान है जिसका नाम ए है, ठीक है। ये कोई दूसरा का खेत में क्यों कार्य करेगा, ठेके में ये कार्य कर रहा है, तो इसका कारण क्या होता था इसे थोड़ा समझिए। पहला कारण ये होता था कि यहाँ पे जो भी कार्य कर रहा है वो किसी का दूसरा का ज़मीन में ठेके पे कार्य कर रहा है, तो उससे जो है ज़्यादा उसको पैसा प्राप्त हो रहा है, इसके कारण वो कार्य कर रहा है। इसका पहला पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि वो जो है एक मुजरिवन मतलब मजबूरन, अर्थात मजबूरन के कार्य पे वो खेती कर रहा है, अर्थात इसके पास खेती नहीं है या फिर उसके क्षेत्र में जो है उपजाऊ भूमि नहीं है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है, वहाँ पे सूखा है, तो इसके कारण जो है वो दूसरे के खेत पे खेती करता था, ठीक है। तो ये जो है ये सब सारा कारण हो सकता है पाहीकास्ट किसान का, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और एक कारण ऐसा भी हो सकता था कि अपने मतलब अपने मर्जी के हिसाब से जो है वो किसान बन सकता था, पाहीकास्ट किसान, ठीक है। तो अपने मर्जी के हिसाब से ये होता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए। पहला बताया कि खुद के लिए मतलब अपने मर्जी से वो
भाई कास्ट किसान बन सकता है, या फिर मजबूरन जहाँ पे उसकी खेत मतलब उसके पास किसान मतलब ज़मीन नहीं रही होगी, या फिर उसका ज़मीन पे उपजाऊ ज़मीन नहीं है, या फिर सूखा क्षेत्र है, या फिर पहाड़ी इलाका में क्षेत्र है, तो इसके कारण जो है वो दूसरा का खेत में खेती करता है, ये दूसरा कारण हो सकता है। या फिर तीसरा कारण हो सकता है कि उसे जो है दूसरा का ज़मीन में कार्य करने पर उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसके कारण जो है ये खेती करता था दूसरा का खेत में। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया, खुद कास्ट किसान और पाई कास्ट किसान। ठीक है, दोनों मैंने आपको अच्छे ढंग से समझाया। अब थोड़ा सा आगे समझिए। उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल, दो हल से ज़्यादा और कुछ नहीं होता था। अर्थात उत्तर भारत में जो है, जो ऊपर का क्षेत्र होता है मैप में, यदि आप देखिएगा तो उत्तर भारत आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे जितने भी किसान हुआ करते थे उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है दो बैल हुआ करती थी। अर्थात जो 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 गायें हुआ करती थी वो दो बैल हुआ करती थी। ठीक है, और दो हल हुआ करते थे। ठीक है, और उसके पास इतना ही साधन हुआ करता था खेती के लिए। ठीक है, ज़्यादातर के पास इनसे भी कम होता था। अर्थात कोई कोई किसान ऐसा भी होता था कि उनके पास इतना भी उपलब्ध नहीं होता था। ठीक है, अर्थात दो बैल भी नहीं हुआ करती थी, तो हल भी नहीं हुआ करते थे। अर्थात किसी के पास एक बैल है तो, या फिर किसी के पास सिर्फ हल ही है, बैल नहीं है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। खेती व्यक्तिगत मिल्कियम, जिसे निजी संपदा, निजी क्षेत्र कहा जाता है, उस पे जो है आधारित हुआ करती थी। ठीक है, किसानों को जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जो दूसरे संपत्ति मालिकों द्वारा किया जाता था। अर्थात जो दूसरे मालिक जिस तरह से बेचते थे, अर्थात कोई ज़मीन है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, समझिए, कोई एक ज़मीन है, इसका जो भी मालिक हो रहा है, जो भी मालिक है, सोचिए इसका मालिक ए है। ठीक है, ये जिस तरह से इस ज़मीन को बेचेगा किसी और को, सोचिए बी कोई खरीदने आता है, या फिर इसको, ये जो है ए ज़मीन का मालिक, ये इस ज़मीन को इसको बेचता है, तो जिस तरीके से बेचेगा, किसी भी तरह से इसका जो तरीका रहेगा बेचने का, उसी तरह से जो है वो किसान इस तरह से बेचा या फिर खरीदा करते थे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। कृषि उत्पादन में ऐसे विविध और लचीले तरीके का एक बड़ा नतीजा यह निकला कि आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऐसा एक टाइम ऐसा आने लगा कि बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे निवासी, बहुत सारे आबादी जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। आर्थिक इतिहासकारों के अनुसार यह उसकी गणना के मुताबिक समय समय पर होने वाली भूखमरी और महामारी के बावजूद लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। अर्थात इतने व्यक्ति, सोचिए कि ये एक समाज है, इसमें इतना व्यक्ति बढ़ने लगा, इतना जो है आबादी धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि ऐसा आने लगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखमरी होने लगी, एक तरह की महामारी फैल गई। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि 5 करोड़ से भी अधिक जो है वो भूखमरी के कारण, महामारी के कारण जो है मरने लगे। ठीक है, तो ऐसा भी अकाल पड़ने लगा जिसके कारण जो है ये यहाँ के निवासी मरने लगे। ठीक है, इसका मुख्य कारण था आबादी बढ़ना। ठीक है, 200 वर्षों में यह करीब करीब 33% बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो इसी तरह जो है 200 वर्षों के अंदर जो है इतना और भी बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वहाँ का हालत हो रहा होगा। हालांकि खेती लायक जमीन की कमी नहीं थी, फिर भी कुछ जाति के लोगों को सिर्फ नीच समझने, अर्थात समय समझे जाने वाले काम दिए जाते थे, और इस तरह वे गरीब रहने के लिए मजबूर थे। अर्थात समाज में, सोचिए एक समाज है, इसमें बहुत सारे लोग होते थे। ठीक है, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धार्मिक परंपरा मानने वाले, ठीक है, यहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है उच्च नीच का भी भेदभाव देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जो बहुत ही नीच समझा जाते थे। ठीक है, बहुत ही नीच होते थे। ठीक है, बहुत ही नीच जाति के होते थे, जिसके कारण जो है इसे जो है खेती के लिए भी, मतलब खेती का काम भी जो है इन्हें नहीं दिया जाता था। ठीक है, और इसमें जो है इसके कारण जो है ये बहुत ही ज़्यादा गरीब होते थे। ठीक है, तो इसके कारण जो है इसे बहुत ही ज़्यादा घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे थे। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो है वही सब कार्य बच जाता था जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा होता था। उस कार्य को ये करते थे, जो बेकार कार्य था वो जो है वो कार्य ये करते थे। ठीक है, तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ पे जो है भेदभाव की परंपरा भी थी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है,
वो है सिंचाई और तकनीकी। ये जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सिंचाई किस तरह से होती थी उस समय में, उसकी तकनीक क्या थी। तो इस तरह से आप समझिए इसके बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि मुगल जो शासक हुआ करते थे उसके साम्राज्य में, उसके राज्य में किस तरह की शासन हुआ करती थी, वहाँ की सिंचाई किस तरह से थी, वहाँ की तकनीक किस तरह से थी। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे भी समझिए। बाबरनामा के अनुसार हिंदुस्तान से खेती के लायक बहुत जमीन थी, ठीक है। बाबरनामा जो है, अर्थात जो बाबर है, मैंने आपको बताया मुगल साम्राज्य का संस्थापक जिसे बाबर कहा जाता है, इसके बाबरनामा जो एक ग्रंथ है उसके अनुसार हिंदुस्तान से खेती के लायक बहुत जमीन थी, लेकिन फिर भी कहीं बहते हुए पानी का इंतजाम नहीं था। वह इसलिए कि फसल उगाने और बागानों के लिए पानी का बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अर्थात इससे आप क्या समझ पाए, ये जो बाबरनामा है जो कि मुगल साम्राज्य के प्रथम सम्राट बाबर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, बाबर के ग्रंथ में मिलता है, उसमें बताया गया है कि जो भारत है, हिंदुस्तान है, उसमें जो है खेती के लिए तो बहुत सारी ज़मीनें थी, लेकिन वहाँ पे जो है सिंचाई के लिए या फिर खेती में जितने भी पानी की सुविधा, मतलब जितने भी पानी का प्रयोग होता है वो नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बाबरनामा में बताया गया है, ठीक है। शारद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती थी, ठीक है। और ये जो है जितने भी मतलब वर्षा होती थी उसके कारण जो है कुछ कुछ फसलें अपने आप पैदा हो जाती थी, ठीक है। और हैरानी की बात यह है कि वसंत ऋतु की फसलें तब भी पैदा हो जाती थी जब बारिश बिल्कुल नहीं होती थी। और हैरानी की बात यह है कि जब बारिश नहीं होता था फिर भी फसल उग जाती थी, ठीक है। तो ये जो है एक आश्चर्यचकित होने वाली बात है, बहुत ही हैरानी होने वाली बात है, ठीक है। फिर भी छोटे पेड़ों तक बाल्टियों या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था, ठीक है। तो कुछ कुछ क्षेत्र में ऐसे होते थे कि बहुत सारे मतलब ज़मीन तो है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं था, ठीक है। तो पानी क्या था, पानी को किस तरह से लाया जाता था ना, बाल्टियों की मदद से जो है यहाँ पे पानी को लाया जाता था, ठीक है। बाल्टियाँ या फिर रहट, ठीक है। तो इसके जरिए जो है पानी को जैसे कि सोचिए कि ये एक खेत है, ठीक है, लेकिन पानी जो है 10 किलोमीटर दूर यहाँ पे है, तो यहाँ से जो है बाल्टियाँ से पानी ले आकर यहाँ पे दे देते, ठीक है। तो सोचिए आप खेती के बारे में, खेती जो यहाँ पे क्या करते थे उसको कितनी परेशानी हुआ करती थी, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लाहौर और दिबालपुर दोनों आज के पास, दोनों जो है वो आज पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में, और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए जो है सिंचाई करते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया रहट क्या होता है, ठीक है। तो इसके जरिए जो है यहाँ पे सिंचाई की जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ की सिंचाई की तकनीक थी, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि खेती की किस तरह से तकनीक थी, कितने दूर से जो है बाल्टी से पानी लाया करते थे। यदि आपको मैं बोलूँ कि 2 किलोमीटर दूर से आप पानी लाइए बाल्टी में, तो आप जो है एक मतलब एक समय के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलिएगा नहीं मेरे से तो इस तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ऐसा नहीं होता था कि एक बाल्टी ले आए तो हो गया। आप समझ सकते हैं कि खेती में कितनी ज़्यादा पानी का आवश्यकता होती है, तो ये कितने पानी लाते होंगे बाल्टी से, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा समझिए कि फसलों की भरमार, ये थोड़ा सा समझिए। साल में कम से कम 2 फसलें होती थी। जहां बारिश या सिंचाई के अन्य साधन हर वक्त मौजूद थे, वहां तो साल में 3 बार फसलें उगाई जाती थी। अर्थात वर्ष में सिर्फ 2 ही बार फसल उगाया जाता था, लेकिन कुछ कुछ ऐसा स्थान होता था कि जहाँ पे बारिश, सिंचाई के अन्य साधन जो है, जितने भी खेती के लिए साधन हुआ करते थे वो सारे जो है यहाँ पे अवेलेबल होते थे। तो जिसके कारण जो है यहाँ पे खेती जो है वो 3 बार हुआ करती थी, 3 बार जो है फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। कहाँ पे न, जहाँ पे सारी व्यवस्था, जहाँ पे सारे उपलब्ध वस्तुएं हुआ करती थी वहाँ पे पैदावार एवं विविधता पाई जाती। उदाहरण के लिए आइन आइन अर्थात आइन अकबरी हमें बताती है कि दोनों मौसम मिलाकर, दोनों मौसम का अर्थ है एक होता है रबी और एक होता है खरीफ फसल, ठीक है। तो ये जो आपको पता होगा दोनों मौसम, इसमें जो है क्या बताया गया है कि आइन में हमें पता चलता है कि दोनों मौसम मिलाकर मुगल प्रांत जो है आगरा में, वो उसमें क्या होता था कि 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये जो है आईने अकबरी, इसमें बताया गया है। आईने अकबरी के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बता दिया है, ये तो आपको समझ में आ गया कि आइन क्या होता है, आईने अकबरी क्या होता है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि ये जो मौसम जो है, 2 मौसम रबी और खरीफ, ये दोनों में जो है बताया गया है कि मुगल साम्राज्य का जो आगरा हुआ करता था,
आगरा आपको पता होगा, आगरा कहाँ है दोस्तों, आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये जो आगरा है वो वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये तो भारत में ही है, लेकिन किस राज्य में है, ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा है, इसके बारे में एक एक हर एक बच्चा जानता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ का मतलब इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करना है कि आगरा किस स्थान पर स्थित है। ये जो आगरा है वहाँ पे जो है 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, ये जो है आगरा, वहाँ पे 39 किस्म की जो है फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली में जो है 43 किस्म की फसलें उगाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, और बंगाल में क्या होता था कि बंगाल में जो है वहाँ पे 50 किस्म की फसलें जो है वहाँ पे उगाई जाती थी। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आता है कि आगरा में इतना, तो वहीं पे दिल्ली में इतना, तो वहीं पे जो है बंगाल में जो है वो उसमें 50 स्थिति। तो अर्थात इसमें जो है इससे आपको ये पता चलता है कि वहाँ के किसान कितने ज़्यादा कार्य करते होंगे, कितने ज़्यादा मेहनती हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ के किसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेबर हार्ड, अर्थात बहुत ही ज़्यादा कार्य करने वाले थे। ठीक है, और यहाँ पे जो बंगाल में मैंने आपको बताया 50 किस्म की फसल जो है वो उगाई जाती थी, उसमें जो है सिर्फ जो है चावल की खेती की जाती थी। ठीक है, बंगाल में जो है सिर्फ और सिर्फ चावल की ही जो है खेती की जाती थी। ठीक है, और 50 किस्म की पैदा होती थी, 50 किस्म की फसलें ये जो है यहाँ पे उगाया करती थी चावल की। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 39 जो है वो आगरा में, 43 जो कि दिल्ली में, और जो 50 है वो किस्म की फसलें जो हैं वो बंगाल में उगाई जाती थी, जो कि चावल की थी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों ये जो है 43 किस्म या फिर 50 किस्में या फिर 39 किस्में से, इसमें से जो है एक प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में कि ये जो है 43 किस्म की फसलें जो है वो कहाँ पे उगाई जाती थी मुगल साम्राज्य में। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको आंसर में बताना है कि ये जो दिल्ली है वहाँ पे, दिल्ली राज्य जो है वहाँ पे जो है ये उगाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि 39, 43 या फिर 50, ये तो तीनों में से किसी भी एक से एक पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। स्रोतों से हमें अक्सर जिनसे कामिल, जिसे सर्वोत्तम फसल माना जाता था, वो क्या होता था कि ये जो है जिनसे कामिल, ये जो है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सर्वोत्तम फसल माना जाता है। ठीक है, मध्य भारत और दक्षिण पठार में फैले हुए जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास उगाई जाती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि भारत की जो दक्षिणी पठार है वहाँ पे जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर कपास की फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, जबकि बंगाल और चीनी के लिए जो है, बंगाल जो है अपनी चीनी के लिए मशहूर था। अर्थात मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो दक्षिणी पठार था वहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़े बड़े क्षेत्र पर जो है कपास की खेती की जाती थी। वहीं पे जो बंगाल है वहाँ पे जो है चीनी की खेती की जाती थी। ठीक है, तो ये चीनी जो है वो बंगाल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत ज़्यादा मशहूर था। वहीं पे जो है दक्षिण पठार जो है भारत का, वहाँ पे जो है कपास जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। ठीक है, तिलहन जिसे सरसों कहा जाता है और दलहन की नकदी फसलों में आती है। ठीक है, कपास और गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल थी। अर्थात मैंने आपको क्या बताया, जिनसे कामिल जो है वो होता है सर्वोत्तम फसल। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको रिपीट करके आपको याद दिला दे रहा हूँ कि ये जो जिनसे कामिल है ये किस तरह की फसलें मनाए, किस तरह की फसलें मानी जाती है, या फिर किस तरह की फसलें हुआ करती थी। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए कि जो जिनसे कामिल है वो एक सर्वोत्तम फसल है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और सर्वोत्तम फसल में जो दो फसल है वो कौन से हैं ना, पहला है कपास और वहीं दूसरा है गन्ना। ठीक है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि भारत की जो मध्य भारत और जो दक्षिणी पठार है, इसमें जो है दोनों क्षेत्र में जो है कपास जो है वो ज़्यादा मशहूर था, और वहीं पे जो बंगाल था वो जो है उसमें चीनी के लिए जो है वो चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर था। ठीक है, ये जो है 2-3 मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये आपको याद होना चाहिए। मुगल राज्य भी किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देता था, क्योंकि इनसे राज्यों की ज़्यादा कर मिलता था। अर्थात ये जो है मुगल राज्य था, वहाँ पे जितने भी शासक हुआ करते थे वो किसानों की जो है मदद करते थे, उसको बढ़ावा देते थे फसल उगाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो राजा हुआ करता था, इसको जो है पैसा कहाँ से मिलता था ना, टैक्स के जरिए मिलता था। और ये टैक्स कहाँ से आता था ना, जो किसान खेती करते थे उसके जरिए जो है इससे टैक्स मिलता था। ठीक है, तो ये खेती करने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे यहाँ के शासक लोग, मुगल वंश के शासक
शासक लोग, ठीक है। वो बोलते थे किसानों को कि मेरे तरफ से जितना भी सुरक्षित हो सके मैं करूँगा, ठीक है। आपको सिर्फ खेती करना है, जितना हो सके आप उतना खेती कीजिए, ठीक है, जिससे आपको मतलब हमें जो है टैक्स प्रदान होगा, टैक्स प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है यहाँ के राजा जो थे वो जो है खेती को, फसलों को, जितने भी फसल हुआ करते थे उसको बढ़ावा देते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और ऐसा भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो यहाँ के मुगल राज्य के जो भी शासक हुआ करते थे वो जो है खेती को क्यों ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे, ठीक है, क्यों इतना बढ़ावा देते थे। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे तो आप बताइएगा कि ये जो मुगल साम्राज्य था उनका जो सबसे महत्वपूर्ण पैसा प्राप्त करने का तरीका था वो था टैक्स के जरिए, ठीक है। तो ये जो टैक्स था वो खेती के जरिए मिलता था, किसानों के द्वारा मिलता था, क्योंकि किसान जितनी ज़्यादा खेती करते थे उतना इसे राजाओं को टैक्स मिलता था। इस तरह से आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 17वीं सदी में दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई नई फसलें भारत उपमहाद्वीप पहुंची, ठीक है। मक्का भारत में अफ्रीका और पाकिस्तान के रास्ते आया, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया कि 17वीं शताब्दी में जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई नई फसलें भारत उपमहाद्वीप पहुंची, अर्थात बहुत सारी फसलें जो है वो भारत पहुंची, भारत के उपमहाद्वीप तक पहुंची, ठीक है। मक्का जो है वो भारत में अफ्रीका और अफगानिस्तान के रास्ते से आया। ये जो मक्का है ये जो है ये अफ्रीका और पाकिस्तान के रास्ते से आता है, ठीक है। आता है मतलब इसको लेकर आते हैं, ठीक है। और 17वीं शताब्दी तक इसकी गिनती पश्चिमी भारत की मुख्य फसलों में से होने लगी। ये जो है 17वीं शताब्दी तक इसे एक महत्वपूर्ण फसल माना जाने लगा। किसको? न मक्का को, जो कि कहाँ से आता था? न अफ्रीका और पाकिस्तान के जरिए वहाँ से आता था, ठीक है। मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया। टमाटर, आलू, मिर्च जैसी सब्जियां नई दुनिया से लाई गई। अनानास और पपीता जैसे फल जो है वहीं सब आए, अर्थात मैंने आपको क्या बताया, टमाटर, आलू, मिर्च, ये सारे जो सब्जियां हैं वो नई दुनिया से आई। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि ये नई दुनिया क्या है, नई दुनिया का अर्थ क्या है, नई दुनिया किस देश को कहा गया है, ठीक है। मैंने क्या, आप खुद पढ़े होंगे पिछले क्लासेस में नई दुनिया के बारे में। नई दुनिया जो है बहुत ही आप जो है इसके बारे में पढ़े होंगे। आप इसका आंसर बताइए कि ये जो नई दुनिया इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। आप पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे ढंग से ये जो है इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जो है तंबाकू का प्रसार, ठीक है। तंबाकू आपको समझ में आ रहा होगा। तंबाकू जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, या फिर कोई भी धूम्रपान करना, इसे तंबाकू कहते हैं, ठीक है। तो इसका प्रसार थोड़ा समझिए इसे। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा, ठीक है। इसका जो पौधा होता है वो सबसे पहले दक्कन में आया, ठीक है। वहाँ से 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में इसे उत्तर भारत में लाया गया, ठीक है। वहीं पे जो है इसको जो है उत्तर भारत में लाया गया, कब? 17वीं शताब्दी के दौरान, ठीक है। इतना आपको बेसिक समझ में आ गया कि पहले ये जो दक्कन पहुंचा, उसके बाद जो है 17वीं शताब्दी के दौरान जो है इसे भारत में लाया गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। आईन अकबरी उत्तर भारत के फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती। ये जो आईन अकबरी है जो कि अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, मैंने आपको बताया इसमें जो है तंबाकू का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। और क्यों नहीं किया गया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तंबाकू का जिक्र इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। अकबर और उसके अभिजातों ने 1606 ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखी, अर्थात यहाँ के जो अकबर थे और उसके जो अभिजात वर्ग थे वो क्या थे, न 1604 में पहली बार जो है वो तंबाकू को देखते हैं, ठीक है। और ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू अर्थात धूम्रपान अर्थात हुक्का या फिर चिलिम, इस तरह से आप समझ सकते हैं, करने की लत जो है जोर पकड़ा। अर्थात यहाँ के जितने भी मतलब जो लोग इससे देखें, इसको परखें, ठीक है, तो इसमें जो है धूम्रपान की ओर जो है ये लोग आकर्षित होते हैं, ठीक है। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। ये जो जहांगीर है ये एक मुगल साम्राज्य का शासक था, ठीक है दोस्तों। ये जो है जहांगीर, ये जो है एक मुगल साम्राज्य का शासक था जहांगीर, ठीक है। ये क्या किया कि ये जो है जब धूम्रपान फैलने लगा चारों तरफ फैलने लगा, तो ये जहांगीर जो है वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये मतलब थोड़ा सोच में पड़ गया, ठीक है। तो इसके कारण जो है अपना राज्य में जो है ये पाबंदी लगा दिया धूम्रपान में, ठीक है। यह पाबंदी पूरी तरह से बेसर साबित हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि 17वीं शताब्दी के अंत तक धूम्रपान पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग
की मुख्य वस्तुओं में से एक थी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तो बोलूँ कि ये जो चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये पंचायत और मुखिया। ठीक है दोस्तों, ये जो है बहुत ही ज़्यादा वीवीआई अर्थात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा अच्छे से समझिए। गाँव की पंचायतों में बुजुर्गों का जमावड़ा था। ठीक है, अर्थात आप थोड़ा सा इसको समझने पहले ये पंचायत समझिए और मुखिया समझिए। पंचायत में जो है 5 बुजुर्गों का समूह था जिसे पंचायत कहा जाता है। ठीक है, और उसी में जो है एक हेड होता है, एक लीडर होता है जिसे मुखिया कहा जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए। गांव की पंचायत में बुजुर्गों का जमावड़ा था, अर्थात एक समूह में थे। ठीक है, वे गांव के महत्वपूर्ण लोग हुआ करते थे। ठीक है, जिनके पास 5 जमीन के पुश्तैनी अधिकार होते थे। ठीक है, जिन गांवों में कोई कई जातियों के लोग रहते थे वहाँ अक्सर पंचायत में विविधता पाई गई है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जिस गांव में बहुत ज़्यादा जातियाँ हैं वहाँ पे जो है अक्सर में जो है विविधता पाई गई है, डिफरेंस पाया गया है, भेदभाव पाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यह एक ऐसा अब अल्पतंत्र था जिसमें गांव के अलग अलग संप्रदायों और जातियों की नुमाइंदगी होती थी। ठीक है, और छोटे मोटे और निच काम करने वाले खेतीहर मजदूरों के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती थी। अब पंचायत का फैसला गांव में सबको मानना पड़ता था। ये जो पंचायत जो भी फैसला कर देता था वो पूरे गांव को मानना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पंचायत जो है वो गांव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभा, बहुत ही महत्वपूर्ण समूह होता था जिसका फैसला जो है पूरा गाँव को मानना ही पड़ता था। ठीक है, पंचायत का सरदार मुखिया होता था। मैंने आपको बताया कि पंचायत में जो लीडर होता है, पंचायत का जो मतलब पूरा गांव का जो लीडर होता है या फिर पंचायत का जो समूह का जो हेड होता है वो होता है मुखिया। ठीक है, जिसे मुखिया कहते हैं। ठीक है, जिसे मुकदम या फिर मंडल कहते हैं, या फिर आपको याद होना चाहिए, आपको याद रख लीजिए कि ये जो है मुखिया, इसका दूसरा नाम या फिर किस नाम से इन्हें जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको किसान के बारे में बताया, किसान को बहुत ही अलग अलग नाम से जाना जाता है। वहीं पे जो है ये मुखिया जो है इसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से ना, एक है मुकदम, वहीं दूसरा है मंडल। ठीक है, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, एक नंबर पे आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद इन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। अर्थात जो मुखिया होता था, ठीक है, जो मुखिया हुआ करता था वो, उसका चुनाव किस तरह से होता था ना, गांव में जितने भी बुजुर्ग हुआ करते थे इसके जरिए जो है इस मुखिया का चुनाव होता था। ठीक है, और इसके बाद जो है मुखिया का चुनाव होने के पश्चात जो है इसे जमींदार से जो है उससे जो है मंजूरी, परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, उसके जरिए जो है ये मुखिया बन जाता था। ठीक है, कोई भी व्यक्ति। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी व्यक्ति जो है जो मुखिया बनता था वो किस तरह से बनता था, मैंने आपको समझा दिया। और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि जो मुखिया का पद जो होता है वो किस तरह से हासिल किया जाता है या फिर किस तरह से मुखिया कोई भी व्यक्ति बनता है। ठीक है, तो आप क्या बताइएगा कि पहले जो बुजुर्ग जो होते थे गांव के, उसके जरिए जो है एक मुखिया का चुनाव किया जाता था, चुनाव होता था। ठीक है, तो किसी एक को मुखिया बनाया जाता था, उसके बाद जो है जमींदार से मंजूरी लेनी पड़ती थी, उसके पश्चात जो है कोई व्यक्ति मुखिया बन सकता था। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा। मुखिया अपने ओहदे अर्थात पद पर तब तक बना रहता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर भरोसा था। ऐसा नहीं होने पर बुजुर्गों से बर्खास्त कर सकते थे। अर्थात मैंने आपको क्या समझाया, जैसे कि कोई व्यक्ति बुजुर्ग जो थे गांव के, उसके द्वारा जो है ये मुखिया बना। ठीक है, ये मुखिया बन गया जिसका नाम ए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर रख दिया। ठीक है, ये जो है ये एक मुखिया बन गया किसके जरिए ना, बुजुर्गों के चुनाव के जरिए। ठीक है, लेकिन जो मुखिया होता था इसको कौन हटा सकता है या फिर किस तरह से इसका जो पद था उसे इससे बर्खास्त किया जा सकता है, इस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप बताइएगा कि ये जो बुजुर्ग है ये जब तक इस पर भरोसा करते हैं या फिर जब तक ये सही कार्य करता है, जब तक ये मुखिया सही कार्य करता रहता है तब तक इस पर भरोसा होता है। ठीक है, बुजुर्गों का। लेकिन बुजुर्गों का जब भरोसा हट जाता है या फिर टूट जाता है तब जो है इसको बर्खास्त किया जाता था, इस मुखिया को हटाकर दूसरा मुखिया नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से जो है इसकी बरखाली होती है या फिर बर्खास्त किया जाता है। ठीक है, और फिर से जो है उसी प्रोसेस से जो है फिर से मुखिया बनाया जाता था। ठीक है, फिर कोई भरोसा तोड़ देता है तो फिर से जो है इसको बर्खास्त किया जाता था। तो इस तरह से जो है ये प्रक्रिया होती रहती थी। ठीक है,
गांव की आमदनी व खर्चे का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य काम था। अर्थात मैंने आपको क्या समझाया, और आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछे, एक शॉर्ट क्वेश्चन एक नंबर में, कि मुखिया का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था, तो आप क्या बताइएगा कि गांव की जितनी भी आमदनी होती थी उसका जो है खर्च का हिसाब किताब का निगरानी रखता था। निगरानी रखने का जो है मुख्य कार्य ये इसका होता था, मुखिया का। ठीक है। और पंचायत का पटवारी उसकी मदद करता था। ठीक है। ये जो पंचायत का जो पटवारी हुआ करता था वो जो है इसकी मदद करता था। ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, बेसिक मैंने बताया। पंचायत का खर्चा गांव के उस आम खजाने से मिलता था जिसमें हर व्यक्ति योगदान देता था। ठीक है। इस खजाने से उन कर अधिकारियों की खातिरदारी का खर्चा भी किया जाता था जो समय समय पर गांव का दौरा किया जाता था। ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया कि पंचायत का जो खर्चा होता था वो गांव के उस आम खजाने से मिलता था जिसमें जो है हर व्यक्ति अपना योगदान देता था। ठीक है। सोचिए कि ये एक खजाना है जो कि पंचायत का एक फंड रखने का जगह है। ठीक है। इसमें जो है हर एक व्यक्ति जो है इसमें कुछ ना कुछ देगा, कितना कुछ भी पैसा दे दिया। ठीक है। तो ये जो है एक खजाने के तौर पर बताया गया है यहाँ पे। तो ये जो है पंचायत का खजाना जो है कुछ कुछ कार्यों के लिए होता था। मैं आपको बताऊंगा कि किस कार्य के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता था। पंचायत का बड़ा काम यह तसल्ली करना था कि गांव में रहने वाले अलग अलग समुदाय के लोग अपनी जाति की हदों के अंदर रहें। अर्थात जिस जाति की जो परंपराएं होती थी या फिर जाति का जितना भी लिमिट होता था, एक लिमिट तक होता था। जैसे कि ए एक जाति है, बी एक जाति है, सी एक जाति है, डी एक जाति है। तो इस चारों का जो है एक अलग अलग लिमिट हुआ करता था, एक अलग अलग हद हुआ करता था। ठीक है। तो ये जो है अपनी हद पार ना कर दे, लिमिट क्रॉस ना कर दे। तो इसका जो है ये भी एक प्रमुख कारण था, प्रमुख कार्य था पंचायत का। ठीक है। तो मैंने आपको मुखिया का भी कार्य बता दिया कि मुखिया का जो प्रमुख कार्य था वो था हिसाब किताब रखना। ठीक है। वहीं पर पंचायत का जो कार्य था वो था गांव में रहने वाले अलग अलग समुदायों में जो है अपनी जाति का जो है वो अपनी हद तक रहे। ठीक है। तो इस तरह से जो है दोनों का मैंने पॉइंट समझा दिया, दोनों का मुख्य कार्य समझा दिया। ठीक है। और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ये जो मुखिया हुआ करता था उसका चयन किस तरह से होता था, उसे किस तरह से बाहर निकाला जाता था। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है मुखिया का चयन किया जाता था, किस तरह से इसे बाहर निकाला जाता था, जो मुखिया होता था उसका मुख्य कार्य क्या होता था, और वहीं पे जो पंचायत हुआ करते थे उसका मुख्य कार्य क्या होता था। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छे ढंग से ये टॉपिक मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिया। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रामीण दस्तकार। ठीक है। ये ग्रामीण दस्तकार क्या होता है? दस्तकार क्या होता है? दस्तकार जो कि हाथ से रिलेटेड कुछ भी कार्य करता है। ठीक है। उसे दस्तकार कहते हैं। और ग्रामीण अर्थात गांव के, तो गांव के दस्तकार, इसके बारे में थोड़ा समझिए क्योंकि ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा सा इसे भी समझिए। गांव में दस्तारे काफ़ी अच्छी तादाद पर रहते थे। वह कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर जो है वो दस्तकारों के थे। अर्थात इस सोचिए कि ये जो समाज है इसमें जो है 25% जो घर था उसमें क्या कार्य होता था ना, दस्तकार से रिलेटेड कार्य होता था। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पूरे गांव में जो है वो उसमें जो है 25% जो है कार्य किस कार्य के लिए किया जाता था ना, दस्तकार कार्य जो है वहाँ पे होता था। ठीक है। तो 25% जो है वो दस्तकार कार्य किया जाता था किसी इस समाज में। ठीक है। कुम्हार, लाहौर, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जो सुनार से रिलेटेड कार्य करता है, जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के बदले लोगों को देते थे। अर्थात ये जो है दस्तकार, इसके जितने भी कार्य होते थे जैसे मैंने आपको बताया, ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं जो है गांव के लोगों को देते थे, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उनकी सेवाएं की अदायगी करते थे। अर्थात ये जो जैसे कि दस्तकार कुछ कार्य इसके बदले कुछ कार्य कर दिया तो उसी के बदले जो है कोई जो लोग जो जिसकी सेवा करता था उसको जो है वो किसी और से जो है ये सेवा की जाती थी इसकी, और इस तरह से जो है एक के बदले एक इस तरह से कार्य होता था। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आमतौर पर यह तो उन्हीं फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था या फिर गांव की जमीन का एक टुकड़ा, शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद भी बेकार पड़ी थी, इस तरह से जो है ये किसी और को देते थे। अर्थात मैंने आपको क्या समझाया कि जो दस्तकार हैं वो कोई कार्य कर दिया किसी व्यक्ति का। ठीक है। तो ये जो कोई व्यक्ति का कार्य कर दिया तो ये व्यक्ति जो है उसके बदले जो है कोई ज़मीन दे दिया, जो ज़मीन जो है कई वर्षों से या फिर
कई महीनों से जो है पड़ी हुई है, उस पर खेती नहीं की जाती थी, तो इसके जरिए जो है ये कोई कार्य किया तो इसके बदले जो है ये इसको ये दे दिया, ज़मीन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अदायगी की सूरत क्या होगी यह शायद पंचायत ही तय करती थी। ठीक है, महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की वतन बन गई जिस पर दस्तकारों को पुश्तैनी अधिकार होता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि दस्तान का क्या कैसा कार्य होता था, किस तरह से ये कार्य करते थे। ठीक है, इसके बदले वो क्या लेते थे। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी। ठीक है, जहाँ दस्तकार और हर एक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी कि किसी एक व्यवस्था पर राजी करते थे। ठीक है, और ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता रहता था। अर्थात कोई ये सोचिए कि ये दस्तकार कोई कार्य इसको कर दिया तो इसके बदले जो है ये इसको कुछ दे दिया। ठीक है, तो ये विनिमय का कार्य जो है, लेन देन का कार्य ये बना रहता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राम समुदाय में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ये जो गांव होता था उसमें जो है मैंने आपको बताया कृषि दस्तकार, इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, जमींदार के बारे में बताया। तो ये जो गांव हुआ करता था उसमें महिलाओं की स्थिति किस तरह से थी इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि ये जो है महिलाओं की स्थिति इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रामीण समुदाय जो था मुगल साम्राज्य में, उसमें जो है महिला की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी। ठीक है, तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे भी थोड़ा समझिए। मर्द खेत जोतते थे और महिलाएं बुआई, निराई, गड़ाई, कटाई करती थी। अर्थात ये जो मर्द हुआ करता था, जो कृषक होता था, जो किसान करता, जो किसान का मतलब जो कृषक होता था, वो जो खेती करता था, वो जो है खेत को जोतता था। ठीक है, वहीं पर जो है महिलाएं जो इनकी पत्नी हुआ करती थी या फिर कोई भी इसकी भाई बहन या फिर मम्मी, इस तरह से कोई भी महिलाएं हो जाती थी, वो बुनाई, निराई, गड़ाई या फिर कटाई इस तरह की कार्य क्या करती थी। ठीक है, और साथ साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने का काम क्या करती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो महिलाएं की कार्य किस तरह से क्या क्या कार्य जो है महिला की होती थी। ठीक है, सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी को साफ करने के लिए, साफ करना और गुथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर करते थे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको जितने भी बताए ये सारे जो है महिलाओं के कार्य हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में कार्य करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घर भी जाती थी और बाजार में भी कार्य किया करती थी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो महिलाएं हुआ करती थी वो खेती से रिलेटेड या फिर दस्तकार के कार्य रिलेटेड ये सारे कार्य तो करती थी, उसके अलावा जो है किसी का घर जाकर कार्य करती थी या फिर बाजार में भी कार्य कर लिया करती थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की कितनी ज़्यादा मतलब महिला कितने कार्य क्या करती थी। ठीक है, कई ग्रामीण समुदाय में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, ना कि दहेज की। अर्थात कोई भी स्त्री जो होती थी वो जब शादी करती थी तो उसके लिए जो है दुल्हन की कीमत अदा करने की ज़रूरत होती थी, ना केवल दहेज की। अर्थात कोई दुल्हन की कीमत हुआ करती थी उस समय जो है दहेज का अदा, अर्थात कोई दहेज का मांग उतना डिमांड नहीं करता था जितना वो जो है दुल्हन मतलब जिस तरह से दुल्हन खोजता था उस तरह से अगर मिल गए तो उसे जो है दहेज से कोई रिश्ता नाता कोई रिलेटेड मतलब दहेज को वो जो है ठुकरा देता था। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तलाकशुदा और विधवाओं दोनों के लिए जो है पुनर्विवाह का वैध या फिर विवाह माना जाता था। ठीक है, मतलब इस तरह से ये लोग विवाह कर सकता था जो जिसे तलाक दिया गया है। ठीक है, अर्थात तलाक देने का अर्थ क्या होता है, जैसे कि कोई पुरुष महिला है, ठीक है, इन लोग शादी करने के बाद जो है अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसे तलाक बोलते हैं। वहीं पे विधवा जो जिसकी जो है जिसका पुरुष जो है वो डेट कर गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं तलाक और विधवा ये दोनों जो है इनको शादी करने की अनुमति थी। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। और तो इस तरह से जो है हमारी महिलाओं की स्थिति समाप्त होती है। ठीक है, तो महिलाओं के जितने भी कार्य थे, जिस तरह से इनका रहने का स्टाइल था, ढंग था। ठीक है, तो इस तरह से आप मैंने जितने भी कार्य बताए ये सारे जो है महिलाओं के कार्य थे और आपको याद होना चाहिए, आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है जंगल और कबीले। तो इसे थोड़ा समझिए कि जंगल और कबीले क्या होते थे। जंगल आपको पता होगा, जंगल जिसमें जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे या फिर झाड़ियाँ हुआ करती थी उसे जंगल कहते हैं। वहीं पे कबीले जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इस तरह इसे कबीले कहते थे। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे ढंग से समझिए।
उस समय की रचनाएं जंगल में रहने वाले लोगों के लिए जंगली शब्द का उपयोग करते थे, ठीक है। वो उस समय में क्या होता था कि जो लोग जंगल में रहता था उसे जंगली कहा जाता था, ठीक है। और लेकिन जंगली होने का मतलब असभ्य ना होना था, अर्थात जो जंगल में रहते थे उसे जंगली कहते थे। इसका अर्थ ये नहीं कि जो वो असभ्य है, ठीक है। परंतु आजकल इस शब्द का जो है प्रचलित अर्थ यही है, ठीक है। इस तरह से हम अभी समझ सकते हैं, लेकिन उस समय का अर्थ ऐसा नहीं था। जो जंगल में थे उसे जंगली कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से ऐसा मत समझिएगा कि ये जो है असभ्य थे, ठीक है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। अर्थात मैंने आपको क्या बताया, उस समय क्या होता था, इस शब्द का प्रयोग उस समय होता था कि इसके लिए कुछ गुजारा के लिए, अर्थात उत्पाद, शिकार, स्थानांतरित, ये जो जितने भी मैंने आपको कार्य बताए ये जो है उस समय किया जाता था, ठीक है। उदाहरण के तौर पर मिलों में वसंत के समय जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती थी, मानसून के महीने में खेती की जाती थी, ठीक है। और शरद और जोड़ों के महीने में जो है शिकार किए जाते थे, ठीक है। मैंने आपको मौसम के साथ साथ जो है उसका कार्य भी बताया, जैसे कि वसंत ऋतु में जो है वो जंगल में जो है कुछ भी उत्पाद को इकट्ठा करते थे, वहीं पर जो है गर्मी में मछलियाँ पकड़ते थे, वहीं पर मानसून में जो है खेती की कार्य की जाती थी, वहीं पर शरद और जाड़ों में जो है वहाँ पे शिकार की कार्य की जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको जितने भी बताए ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहाँ तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलट फेर वाला इलाका था, ठीक है। ये जो जंगल हुआ करता था वो उलट फेर वाला इलाका था, थोड़ा सा खतरनाक था, थोड़ा सा डरावना था, ठीक है। यानी बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा था, ठीक है। यहाँ पे जो है जो भी बदमाश हुआ करते थे वो इसका यहाँ पे अड्डा हुआ करता था, ठीक है। बाबर लिखता है, बाबर कौन है आपको समझना चाहिए। ये बाबर जो है मैंने आपको बहुत बार मैंने आपको बताया कि बाबर जो है वो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। तो ये जो बाबर लिखता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही रहे थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे, ठीक है। तो ये इस तरह से बाबर लिखता है, ठीक है। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी, ठीक है। ये जो है जंगल, इसमें जो है बहुत ही बाहर से लोग आते थे, यहाँ पे बस जाते थे, ठीक है। राज्य को सेना के लिए, जैसे कि राज्य को सेना के लिए हाथियों की ज़रूरत होती थी, ठीक है। जैसे कि राज्य जो है उसके लिए उसकी सेना के लिए जो है हाथी की ज़रूरत पड़ती थी। इसके लिए जंगलवासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे, ठीक है। ये जो है जंगल में जितने भी निवासी हुआ करते थे उसके वो जो है उसके लिए जो है उसके तौर पर उसके लिए उसके द्वारा जो है हाथी ली जाती थी यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो जंगल में जितने भी निवासी हुआ करते थे वो जो है इन्हें हाथी दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और हाथी क्यों देते थे, कोई भी युद्ध के लिए सेना के तौर पर, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो कबीले क्या होते हैं, ठीक है, जंगल क्या होता है, इस तरह से आप समझ गए। अब थोड़ा समझिए कि जमींदार जो है वो और उनकी स्थिति, उनकी शक्ति क्या थी, ठीक है। जमींदार मैंने आपको बताया जो जमीन का मालिक हुआ करता था उसे जमींदार कहते हैं, और उसकी जमीन, उसकी शक्ति क्या होती थी उस समय, इसे थोड़ा समझिए। जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे, ठीक है। जो अपने जमीन के मालिक हैं उसे जमींदार कहते हैं, और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली थी, ठीक है। और इसके वजह से जो है इसे बहुत ही अच्छा सुविधाएं यहाँ से प्राप्त था, ठीक है। जमींदारों की बढ़ती हुई हैसियत के पीछे का एक कारण था जाति, ठीक है। इसका जो जाति हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ था इस समय। दूसरा कारण यह था कि वे राज्य के कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे, ठीक है। ये पहला कारण ये था कि जाति था, और वहीं दूसरा कारण जो है कुछ खास किस्म की सेवाएं देते थे, इसलिए इसका दूसरा कारण था। और ये दोनों के वजह से जो है इसकी समाज में बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति थी, और वहीं पे बहुत ही अच्छा आर्थिक और सामाजिक स्थिति इसे प्राप्त होती थी, ठीक है। किन्हें ना, जमींदारों को। तो जमींदार के बारे में ये समझ पा गए। अब थोड़ा सा आगे समझिए। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत जमीन, ठीक है, और इन्हें मिल्कियत कहते थे, ठीक है। यानी संपत्ति, मिल्कियत, जमीन पर जमींदारों के निजी प्रयोग के लिए खेती की होती थी। अर्थात मैंने आपको क्या समझाया, ये जो जमींदार है इसे जो है मिल्कियत भी कहा जाता था, ठीक है। और जमीन पर जमींदारों के निजी प्रयोग के लिए खेती होती थी, ठीक है। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या फिर पराधीन
मजदूर काम करते थे, ठीक है। दूसरे दूसरे जो मजदूर हुआ करते थे वो यहाँ पे कार्य क्या करते थे, ठीक है। और जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमींदारों को जो है बेच सकते थे, ठीक है। ये जो जमींदार अर्थात ये जो किसान हुआ करते थे वो इनके गुलाम हुआ करते थे, ठीक है। और जमींदार अपनी मर्जी के हिसाब से जो है इन्हें बेच भी सकते थे, ठीक है। और किसी और के नाम पर नाम कर सकते थे, ठीक है। अर्थात कोई जमींदार ए एक जमींदार है, ठीक है, वहीं बी भी एक जमींदार है, ठीक है। और एक ही जो है बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब सोचिए कि इतने सारे जो है ये सारे जो है इनके किसान हैं, ठीक है। तो ये जो है सारे जो है इनको बेच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ए जमींदार जो है वो बी जमींदार को जो है अपनी मनमर्जी के हिसाब से अपने किसानों को बेच सकते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा समझिए कि जमींदारों की ताकत इस बात से होती आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल करते थे, ठीक है। ये जो है राज्य के तौर पर जो है राज्य के जरिए से जो है ये कर वसूलते थे, ठीक है। इसके बदले में उन्हें वित्तीय मुआ मुआवजा मिलता था, ठीक है। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था, ठीक है। ये जो है सैनिक ताकत अर्थात तो कोई अगर कर या फिर टैक्स नहीं दे रहा होगा तो वो जो है अपना सैनिक के बल पर जो है वो किसी से टैक्स या फिर कोई भी जो संपत्ति होती थी वो इसे छीन सकता था, ठीक है। ज़्यादातर जमींदारों के पास अपने किले और अपनी सैनिक टुकड़ियाँ भी थी जिनमें घुड़सवार और तोपखाने और पैदल सिपाही के जत्थे थे, ठीक है। कुछ कुछ जमींदार ऐसा होता था कि जिनके पास जो है घुड़सवार अर्थात घोड़े होते थे, तोपखाने होते थे और पैदल सिपाही इस तरह से इससे इनके पास हुआ करता था, ठीक है। इसके कारण जो है ये जमींदार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था और इसके कारण जो है किसी के साथ भी ये अपना सैनिक अर्थात अपनी ताकत के बल पर जो है किसी को भी अपना नियंत्रित कर सकता था, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जमींदारों के पास कितनी ज़्यादा शक्ति हुआ करती थी। आइन अर्थात आईने अकबरी, आइन जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ मिले आप समझ जाइएगा आईन अकबरी, ठीक है। आईन अकबरी के मुताबिक मुगल भारत में जमींदारों की मिलीजुली सैनिक शक्ति इस प्रकार थी कि इतना जो आप देख पा रहे हैं ये सारी जो है इतनी सैनिक हुआ करती थी। वहीं पर जो घुड़सवार थे ये इतना हुआ करते थे, वहीं पर जो है पैदल जो सिपाही थे वो इतना हुआ करते थे, वहीं पे हाथी जो है वो इतना हुआ करते थे और वहीं पे जो तोप होते हैं वो इतने हुआ करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि जमींदार के पास इतने सारे होते थे तो ये जमींदार कितने विशाल, कितने महत्वपूर्ण, कितने ताकतवर, कितना प्रतापी हुआ करते होंगे, ठीक है। ये जो है जमींदार ये इसके पास ये इतने सारे मैंने जो आपको बताए ये सारे चीज़ें इतनी ज़्यादा मात्रा में हुआ करती थी। इसके कारण जो है ये जमींदार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा विशाल, बहुत ही अच्छे और बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे, ठीक है। तो इसके कारण जो है ये अपना किसी के भी ऊपर जो है नियंत्रण कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जमींदारों के पास बहुत ही ज़्यादा ताकत थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भू राजस्व प्रणाली। इसे थोड़ा समझिए, ये भू राजस्व प्रणाली क्या है। भू राजस्व अर्थात राजस्व जो है वो होता है टैक्स, ये तो आपको पता है, ठीक है। भू अर्थात जमीन, ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया। अब प्रणाली जो होता है एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इस तरह से आप समझिए, अर्थात जमीन का जो टैक्स होता है उसका क्या प्रोसेस होता है वो आप समझिए, ठीक है। इसी का अर्थ होता है ये, इस टॉपिक का यही अर्थ होता है कि जमीन का जो टैक्स होता है उसका क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। इसे थोड़ा समझिए। भू राजस्व के इंतजाम के 2 चरण थे, ठीक है। जो टैक्स था भूमि का जो टैक्स का लेने का तरीका था वो 2 प्रकार से था, 2 चरण था उसमें, ठीक है। तो क्या था 2 चरण, इसे थोड़ा समझिए। पहला था वो था कर निर्धारण, वहीं पर दूसरा था वो था वास्तविक वसूली, ठीक है। कर निर्धारण से आप क्या समझ पा रहे हैं और वास्तविक वसूली से क्या समझ पा रहे हैं, मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊं। जैसे कि ये एक समाज है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी किसानों के पास या फिर कोई भी व्यक्ति के जितना भी कर लगता है, सोचिए कि किसी व्यक्ति को 100 रुपया कर लगता है, ठीक है। 100 रुपया किसी भी चीज़ का कर लगता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि 100 रुपया टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये जो है ये निर्धारित किया हुआ टैक्स है, कर जो है ये निर्धारण किया गया है 100 रुपया, लेकिन वसूली गई वास्तविक वसूली अर्थात इससे आप क्या समझ पा रहे हैं। सोचिए कि कोई व्यक्ति 100 रुपया टैक्स लेने गया, ठीक है। कोई भी राज्य का कोई भी अधिकारी जो है टैक्स लेने गया किसी व्यक्ति के पास, ठीक है, जिसका कर का निर्धारण है, जो फिक्स रेट है वो है 100 रुपया, ठीक है। तो 100 रुपया लेने गया तो वहीं पे जो है वो व्यक्ति जो है 100 रुपया ना देकर वो 70 रुपया दे रहा है। तो ये जो 70 रुपया है ये वसूली गई वस्तु है, मतलब वसूली गई पैसा है, ठीक है। लेकिन जो निर्धारण कर है वो था 100, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो निर्धारण किया गया है वो तो 100 है, लेकिन वहीं पे जो वसूली गई पैसा है वहीं पे एक
जो है वसूली के पैसा जो है वो है 70। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि निर्धारण जो है वो एक फिक्स रेट होता है, लेकिन जो जितना पैसा देता है उसे वसूली गई पैसा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों समझ पाए होंगे। जमा निर्धारण रकम जो थी और हासिल सचमुच वसूली गई रकम थी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको दोनों समझा दिया कि कर निर्धारण जो है वो जो निर्धारण एक फिक्स रेट होता है, वहीं पे जो जितना रेट देता है, जितना उसमें उससे वसूल किया जाता है, वसूली होता है, वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आपको दोनों समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे समझिए। राजस्व निर्धारण करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतने वसूल कर पाना संभव नहीं हो पाता था। ठीक है, इतना ज़्यादा टैक्स हो जाता था कि उसे जो है पाना उससे संभव नहीं होता था। ठीक है, हर बात में जुती हुई जमीन और जोतने लायक जमीन दोनों की नपाई की गई थी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आइन में ऐसी जमीन के सभी आंकड़ों का संकलन संकलन किया गया है। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास भी जारी किया गया था। ठीक है, ये जो आईन अकबरी जो कि अबुल फजल ने लिखा था, इसमें जो है इसके बारे में जिक्र मिलता है। ठीक है, कि कोई भी जमीन को जो है नपाई की जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और किस तरह की जमीन को नपाई की जाती थी ना, हर बात में जोती हुई जमीन को उसकी तो नपाई की जाती थी, लेकिन जोतने लायक जमीन को भी जो है उसकी भी नपाई की जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जमीन की नपाई की जाती थी। उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ठीक है, आईन अकबरी से मिलता है। कौन लिखता है आईन अकबरी? ना अबुल फजल लिखता है। अबुल फजल किसके नेतृत्व में लिखता है? ना अकबर के नेतृत्व में लिखता है। अकबर कौन होता है? ना मुगल साम्राज्य के एक शासक का नाम है अकबर, वो एक शासक हुआ करता था, उसके नेतृत्व में लिखता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बेसिक बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, आप समझ सकते हैं। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहर की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई, क्योंकि उपमहाद्वीप के कई बड़े हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे और इन्हीं नपाई जो है इसकी नपाई की नहीं की गई थी। मैंने आपको क्या बताया कि जो 1665 ईस्वी में क्या हुआ कि औरंगजेब जो कि एक मुगल साम्राज्य का शासक था, उसने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहर की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। ठीक है, ये जो है औरंगजेब ये अपने कर्मचारियों को बताया कि जितने भी गांव में जितने भी खेत मतलब खेतिहर है, जितने भी खेत हैं, जितने भी किसान हैं, उसके सारे जो है वो अपना कर जो है टाइम पे टाइम जो है वो अपना लेते रहे। ठीक है, और इसके बावजूद सभी इलाकों की नपाई सफलतापूर्वक नहीं हुई। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ कि जितने भी इलाका थे उसके जो है नपाई नहीं की जा सकती थी। ठीक है, और कई हिस्से जंगलों से घिरे हुए थे, जिसके कारण जो है नपाई नहीं की जाती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इनकी नपाई किस तरह से नहीं की जाती थी। ठीक है, अब कुछ कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता मतलब कुछ कुछ शब्द बताता हूँ जिसका अर्थ आपको जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पहला जो है वो है अमील। इसके बारे में थोड़ा समझिए। अमील एक मुलाजिम था जिसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राज्य के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अमीर उस व्यक्ति को कहा जाता था जो ये देखता था कि उस समाज में जो नियम हुआ करते थे उसका पालन सब कोई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, इसे जो है अमीर कहा जाता था। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा समझिए कि पॉलेज किसे कहते हैं। पॉलेज है वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसमें कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। अर्थात ये पॉलेज जो है वो एक ऐसा ज़मीन हुआ करता था। सोचिए एक ज़मीन है, इसमें जो है खेती होते रहा है, एक भी साल ऐसा नहीं है कि इसमें खेती नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं कि पॉलेज का अर्थ क्या होता है। हर साल जो है इस ज़मीन पर खेती हो ही रहा है, हो ही रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जिस ज़मीन पर खेती हो ही रहा है, एक भी साल ऐसा नहीं हुआ है कि इसमें खेती नहीं होता है। तो इस तरह से जो जमीन हुआ करता था उसे जो है पॉलेज कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया पॉलेज। अब जो नेक्स्ट है उसे समझिए पड़ोती। वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रुक जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई लागत वापस पा सके। अर्थात इससे आप क्या समझ पाए कि कोई जमीन जो हुआ करता था, जैसे कि सोचिए मैंने आपको पड़ोती का अर्थ क्या बताया कि जो जमीन
सोचिए कि यहाँ पे खेती हुआ, ठीक है, और कुछ 4-5 दिन या फिर 6-7 दिन के लिए जो है इसमें खेती नहीं हुआ, उसके बाद फिर से इसे कंटिन्यू किया गया। अर्थात इससे आप क्या समझ पाएँ कि जब खेती हुआ, ठीक है, इसमें खेती हो गया, उसके बाद जो है इसकी जो उपजाऊ भूमि थी वो जो है कहीं ना कहीं खो गई, तो उसके कारण फिर से इसे जो है उपजाऊ बनाया गया, फिर से इसे इसमें खेती किया गया, ठीक है। तो इस तरह की जो जमीन हुआ करती थी उसे जो है परती कहा जाता था, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया। अब थोड़ा सा समझिए चचर के बारे में। चचर वह जमीन था जो 3 और 4 वर्षों तक खाली होता था, ठीक है। सोचिए कि किसी वर्ष जो है ये इस ज़मीन की खेती की जाती है, ठीक है, इस ज़मीन की खेती की गई, ठीक है, वहीं पर जो है उसके एक बार खेती किया गया, उसके बाद जब खेती किया जाएगा वो कम से कम 3 से 4 बार जो है 3 से 4 साल बाद खेती किया जाएगा, ठीक है। तो 3-4 साल के बाद फिर से खेती किया जाएगा, तो उस खेती को, उस ज़मीन को जो है उसे चचर कहा जाता था, ठीक है। और बंजर किसे क्या होता है ना, वह ज़मीन जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों तक खेती नहीं की गई है, ठीक है। बंजर जमीन आपको पता होगा, बंजर जमीन में खेती करना जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो है 5 या उससे भी ज़्यादा वर्षों तक जो है इस ज़मीन पर खेती नहीं होती है, ठीक है। तो उस ज़मीन को जो है बंजर कहा जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब जो हमारा समझिए सबसे लास्ट टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो है वो है अर्थव्यवस्था पर चांदी का प्रभाव, ठीक है। ये जो है इसे थोड़ा समझिए। मुगल साम्राज्य एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था, ठीक है। मैंने आपको बताया मुगल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, या फिर आप किसी भी जॉब करने के लिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मुगल साम्राज्य जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये दोस्तों मैं आपको एक खुशखबरी की बात, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि ये जो मुगल साम्राज्य के सभी शासक के नाम है, 18 शासक के नाम, उसके सारे के शासकों के नाम के बारे में मैंने आपको एक वीडियो बना दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप देखें। क्योंकि उसमें जो है सम्राट जितने भी शासक हुआ करते थे उसके नाम, उसके बचपन के नाम, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कितने सालों तक शासन किया, इसके बारे में मैंने आपको बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें बताई है। आप उसे पहले जाकर देखिए, जिसके कारण जो है आपको इसके बाद वाला चैप्टर जो कि चैप्टर 9 है, वो आपको समझने में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले जो है आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है मुगल साम्राज्य की जीवनी का, वो उसे आप देखें, उसके बाद जो है आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा मुगल साम्राज्य के सभी शासकों के बारे में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि मुगल साम्राज्य जो है वो एशिया के उन बड़े साम्राज्यों में से एक था जो 16वीं और 17वीं शताब्दी में सत्ता और संसाधनों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में कायम रहा, ठीक है। यह साम्राज्य थे मिग जो चीन में है, वहीं पर सफाई जो कि ईरान में है, वहीं ईरान ओटोमन जो कि तुर्की में है, ठीक है। आप ओटोमन साम्राज्य के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़े होंगे ओटोमन साम्राज्य के बारे में, ठीक है। आपको याद होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। इन साम्राज्य की राजनीतिक स्थिरता से चीन से लेकर भू मध्य सागर तक जमीन व्यापार का जीवंत जाल बिछने में मदद मिली, ठीक है। इसमें जो है व्यापार इतना बढ़ गया कि चीन से लेकर जो भूमध्य सागर था वहां तक जो है इनका व्यापार बढ़ता गया, ठीक है। खोजी यात्री से और नई दुनिया के खुलने से यूरोप के साथ एशिया के खास कर भारत के व्यापार के लिए भारी विस्तार हुआ, ठीक है। भारत में इतना ज़्यादा व्यापार होने लगा कि आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो एक खोजी यात्री था वो एक और नई दुनिया के खुलने से क्या हुआ कि यूरोप के साथ एशिया जो कि खासकर भारत के व्यापार में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, ठीक है। और इस वजह से भारत के समुद्र पार व्यापार में एक भौगोलिक विविधता और दूसरी ओर कई नई व्यवस्था का व्यापार भी शुरू हुआ, ठीक है। तो इस कारण जो है व्यापार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। लगातार बढ़ते व्यापार के साथ साथ भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया से भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरह खींचा गया। अर्थात मैंने आपको बताया जब व्यापार जो है बढ़ता गया, चारों तरफ से व्यापार होना स्टार्ट होने लगा, तब जो है मैंने आपको क्या बताया कि जो ये चांदी थी जो कि कहाँ से आता था ना, एशिया से जो है भारी मात्रा से चांदी आने लगा, ठीक है, चांदी आने लगा। और ये जो चांदी का जो खिंचाव है वो भारत में जो है बढ़ता गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है चांदी का अभाव जो है, चांदी का जो चांदी जो था वो भारत की ओर खींचता गया, भारत की ओर आता गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि भारत में किस तरह से चांदी आया, ठीक है।
यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो चांदी था बहुत ही अच्छा हुआ कि भारत में आया। सोचिए कि आप हैं, ठीक है, आपको यदि चांदी मिल रहा है तो आप क्या समझेंगे कि आपको कहीं ना कहीं हम अमीर हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा हो रहा है मेरे साथ, भगवान मेरे साथ बहुत ही अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ पाएंगे। वहीं पे जो है भारत में जब चांदी आने स्टार्ट हुआ, तब चांदी आने लगा, तब भारत जो है, भारत एक अच्छा प्रतीत हुआ, अच्छा उन्हें एक गर्व फील हुआ। ठीक है, क्योंकि यह चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढुलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्यों की नकदी कर्ज जमा करने में आसानी हुई। ठीक है, जब चांदी आ गया तब जो है मुगल साम्राज्य के जितने भी राज्य थे वहाँ पे उसको जो है कर जो है देने में बहुत ही सुविधा हुई, बहुत ही सहूलियत हुई। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है, समाप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूँ मैंने जितने भी टॉपिक्स, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी प्रकरण समझाए आपको बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से आपको वीडियो जो है मिलती रहेगी पीडीएफ के साथ। ठीक है, और पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसका नाम है आशीष शॉर्ट्स। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, पहले आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसे टच करके आप हमारे चैनल में विजिट करके जो है आप उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।